पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह एक मैन ईटर को मैंने मार गिराया था और उसका भाई अभी भी जीवित था। ऐसे हालात में मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उसका भाई अब बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा, और हुआ भी वही। जल्द ही उसने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस बब्बर शेर की मृत्यु के साथ सावों में हमारी परेशानियां समाप्त हो गई थी। उसका साथी यानी कि उसका भाई अभी भी फरार था और जल्द ही उसने हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही रातें बीती थी जब उसने इंस्पेक्टर तक पहुंचने का प्रयास किया और उसके बंगले की सीढ़ियां चढ़कर उसने उसके बरामदे के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। इंस्पेक्टर ने शोर सुनकर सोचा कि यह कोई शराबी कूली है जो यहाँ आ गया है, इसीलिए गुस्से से चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से। लेकिन सौभाग्य से उसने बाहर जाने का दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। और अच्छी बात यह थी कि इंस्पेक्टर के घर के बाहर मैंने 3 बकरियों को रेल की पटरियों के समेत बांध दिया था, जिसको शेर ने चारे की तरह यूज किया। और कैंप के कुछ अन्य लोग भी मेरे साथ शामिल हो गए। मैंने पाया कि बकरियों के घसीटे जाने के निशानों को अच्छे से पीछा किया जा रहा था और हम जल्द ही 1/4 मील दूर आ गए, जहां शेर अभी भी अपने भोजन में व्यस्त था। वह किसी झाड़ी में छुपा हुआ था और हमारी आवाजों को सुनकर गुस्से से गुर्राने लगा। आखिरकार जैसे ही हम करीब आए, उसने झाड़ियों के बीच से तेज गति से भागते हुए अचानक हम पे धावा बोल दिया। एक पल में मेरे एक सहायक मिस्टर विंकलर को छोड़कर पार्टी के सारे व्यक्ति तेजी से पेड़ों पर चढ़ गए, जो पूरे समय मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे थे। और जब हमने झाड़ियों में पत्थर फेंके जहां हमने उसे आखिरी बार देखा था, तो हमने चुप्पी से अनुमान लगाया कि हो ना हो वह पास ही है। इसलिए हम सावधानी से आगे बढ़े और उस स्थान पर पहुंचने पर पता चला कि वह हमसे बच गया था और 2 बकरियों को वही छोड़ के वह चला गया था, यह सोचकर कि शायद शेर अपना भोजन समाप्त करने के लिए हमेशा की तरह वापस आएगा। मैंने मरी हुई बकरी से कुछ फीट की दूरी पर एक बहुत मजबूत मचान बनवाई और अंधेरा होने से पहले ही उस पर अपना स्थान बना लिया। उस अवसर पर मैंने अपने गन बेयरर को अपने साथ ले जाना सही समझा, क्योंकि इस समय तक मैं नींद की कमी के कारण थक गया था और मैंने कई रातें निगरानी में बिताई थी और मैं आराम से सो रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरा हाथ पकड़ लिया गया है। और जब ऊपर देखा तो मेरा गन बेयरर बकरियों की तरफ इशारा कर रहा था। शेर शेर, वह बस इतना ही फुसफुसाया। मैंने अपने डबल स्मूथ बोर राइफल को पकड़ लिया, जिसे मैंने सलग से चार्ज किया था और धैर्यपूर्वक इंतजार किया, क्योंकि जब मैंने उस स्थान को देखा जहां मुझे शेर के प्रकट होने की उम्मीद थी, तो झाड़ियों के बीच सरसराहट हुई और मैंने देखा कि वह चुपके से खुले में आ गया और लगभग सीधे हमारे नीचे से गुजर गया। मैंने व्यवहारिक रूप से दोनों बैरल उसके कंधे में एक साथ दागे। मैं तुरंत मैगजीन राइफल के पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका इस्तेमाल कर पाता कि झाड़ियों के बीच वह शेर मेरे नजरों से ओझल हो गया और मुझे उसके पीछे अचानक गोली चलानी पड़ी। फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं सुबह उसे पालूंगा और उजाला होते ही निकल पड़ा। 1 मील से अधिक समय तक खून के निशानों का पीछा करने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने कई बार आराम किया था। मुझे यकीन था कि वह बुरी तरह से घायल था। हालांकि अंत में मेरी खोज व्यर्थ साबित हुई, क्योंकि कुछ समय के बाद खून के निशान दिखना बंद हो गए और इसीलिए मैं अब उसका पीछा नहीं कर सका। लगभग इसी समय पर गिलफर्ड मॉल्सबर्थ, जो एक कंसल्टिंग इंजीनियर थे भारत सरकार के स्टेट रेलवेज के लिए, उन्हें फॉरेन ऑफिस के कहने पर सावो के दौरे पर भेजा गया। पुल और अन्य कार्यों की जांच करने और अपनी संतुष्टि जताने के बाद उन्होंने कई तस्वीर लिए, जिनमें से 1 या 2 तस्वीरों को मुझे इस पुस्तक में छापने की उन्होंने अनुमति दी। आदमखोरों के कारण हमने जो भी कठिनाइयां सहन की, उन्हें हमारी पूरी सहानुभूति थी और उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम एक आदमखोर का खात्मा हो गया। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे जल्द ही दूसरा शेर मिलने की उम्मीद है, तो मुझे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अच्छी तरह से याद है।
क्योंकि मैंने बहुत ही आत्मविश्वास से कहा था कि मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मुझे दूसरा शेर यानी कि दूसरा आदमखोर भी मिल जाएगा और मैं जल्द ही उसका भी काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद लगभग 10 दिनों तक हमारे दुश्मन का कोई निशान नहीं था और हम आशा करने लगे कि वो झाड़ियों में अपने घावों से मारा गया होगा। फिर भी हमने रात में हर सावधानी बरती और यह सौभाग्य की बात थी कि हमने ऐसा किया, अन्यथा हम में से फिर कोई ना कोई मारा जाता। 27 दिसंबर की रात को अचानक मेरे ट्रॉली वालों की डरावनी चीखों की आवाज से मैं जग गया, जो मेरे बोमा के बाहर एक पेड़ पर सोए थे। ऐसा लगा जैसे कोई शेर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। बाहर जाना पागलपन होता क्योंकि चंद्रमा घने बादलों में छिपा हुआ था और बाहर कुछ भी देखना बिल्कुल असंभव था। इसीलिए मैं बस इतना कर सकता था कि जानवरों को डराने के लिए कुछ राउंड फायर कर दूं। जाहिर तौर पर इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि उस रात उस आदमखोर ने किसी इंसान को गहरी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आदमखोर ने स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए इधर उधर ताक झांक जरूर की और निरीक्षण भी किया। क्योंकि सुबह होने पर हमने पाया कि वो सीधे उनके सभी डेरे में चला गया था और पेड़ के चारों ओर उसके पैरों के निशान को पाया गया था। अगली शाम मैंने इसी पेड़ पर रुकना पसंद किया, इस उम्मीद में कि वह एक और प्रयास करेगा। रात की शुरुआत पूरी तरह से हुई। हम अपने बैठने की जगह पर चढ़ते समय मेरा हाथ एक जहरीले सांप पर पड़ा जो एक शाखा के चारों ओर लिपटा हुआ था। जैसे कि कल्पना की जा सकती है, मैं तेजी से नीचे आया, लेकिन मेरे एक आदमी ने लंबे डंडे की मदद से उसे नीचे पहले ही उतार दिया। सौभाग्य से रात साफ थी और चंद्रमा ने हर चीज को लगभग दिन के समान उजला बना दिया था। मैं लगभग 2 बजे तक देखता रहा, फिर मैंने अपने गन बेरर को जगा दिया। अब उसकी बारी थी जागने की और निगरानी करने की। लगभग 1 घंटे तक मैं पेड़ की ओर पीठ करके शांति से सोता रहा और फिर अचानक से एक आहट के साथ उठा। हालांकि मैं सतर्क था और उसने कुछ भी नहीं देखा था और मैंने भी हमारे चारों ओर ध्यान से देखा। मुझे भी कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मैं फिर से लेटने ही वाला था, तभी मुझे लगा कि मैंने निचली झाड़ियों के बीच कोई चीज कुछ दूर हटते हुए देखा। कुछ सेकंड के लिए उस जगह को ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि मुझसे गलती तो नहीं हुई थी। वह आदमखोर शेर था जो सावधानी से हमारा पीछा कर रहा था। हमारे पेड़ के चारों ओर जमीन काफी खुली हुई थी, हर जगह केवल छोटी सी झाड़ियां थी और हम इस आदमखोर को चोरी छिपे हमारे चारों ओर घूमते हुए देख सकते थे। उसे यूं घूमते हुए देखना एक आकर्षक दृश्य था। यह आदमखोर एक पुराना खिलाड़ी था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वो काफी करीब नहीं आ गया। लगभग 20 गज की दूरी पर वो था जब मैंने अपनी .303 गन से उसके ऊपर फायर किया। मैंने सुना कि गोली उस पर लगी, लेकिन दोबारा से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि एक भयंकर कुर्राहट के साथ वो मुड़ा और कहीं दूर जाने लगा। हालांकि इससे पहले कि वो नजरों से ओझल हो पाता, मैंने राइफल से उस पर 3 बार और फायर किया और अन्य गुर्राहटों से मुझे पता चला कि आखिरी आदमखोर का भी शिकार हो चुका था। हम एक्साइटमेंट के साथ दिन के उजाले का इंतजार कर रहे थे और सुबह के पहली किरण के साथ हम उसका शिकार करने के लिए निकल पड़े। मैं अपने साथ एक देसी ट्रैकर को ले गया था ताकि मैं अच्छी तरह से निगरानी रख सकूं, जबकि मेरा गन बेरर एक मार्टिनी काराबाइन के साथ तुरंत पीछे आ गया और हम जंगल में 1/4 मील से अधिक आगे नहीं बढ़ पाए थे क्योंकि अचानक से हमने सामने से एक भयंकर चेतावनी वाली कुर्राहट सुनी। झाड़ियों के बीच से सावधानी से देखने पर मैंने आदमखोर को हमारी ओर घूरते हुए और गुस्से में कुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाते हुए देखा। मैंने तुरंत सावधानी से निशाना साधा और गोली चला दिया। वह तुरंत बाहर आया और मैंने फिर से गोली चलाई और उसे गिरा दिया, लेकिन 1 सेकंड में वो एक बार फिर उठा और अपनी अपाहिज हालत में जितनी तेजी से हो सकता था वो मेरे पास आने लगा। तीसरी गोली का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने उसे रोकने की उम्मीद में मार्टिनी काराबाइन के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि मुझे निराशा हुई क्योंकि मेरा गन बेरर वहां नहीं था। हमले का आतंक उसके लिए बहुत ज्यादा साबित हो गया था और वो काराबाइन दोनों इस समय तक एक पेड़ पर चढ़ चुके थे। इन परिस्थितियों में प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। मेरी एक गोली से बब्बर शेर का पांव
टूट गया था और उसकी चाल पहले जैसी नहीं रही थी। जितनी देर में वो पेड़ के नीचे आया तब तक मैं पेड़ पर चढ़ चुका था। जब शेर को पता चला कि उससे बहुत देर हो गई है तो वो लंगड़ाती हुए झाड़ियों की ओर वापस जाने लगा। लेकिन इस समय तक मैंने अपने गन बैरल से कार्बाइन जब्त कर ली थी और मैंने उससे जो पहली गोली चलाई उससे उस आदमखोर को शांति मिली, क्योंकि वह वहीं गिर गया और निढाल पड़ गया। मैं मूर्खतापन ढंग से तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और उसकी ओर चल दिया। वह उछल पड़ा और एक बार हमला करने का प्रयास किया। हालांकि इस बार एक मार्टिनी गोली सीने में और दूसरी गोली सिर में लगी, जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह मुझसे 5 गज की दूरी पर जमीन पर गिरे एक शाखा पर जा गिरा। इस समय तक गोलीबारी की आवाज से आकर्षित होकर शिविर के सभी कर्मचारी घटना स्थल पर आ गए थे और उस जानवर के प्रति उनका आक्रोश इतना अधिक था कि जिसने उनके साथियों की इतनी संख्या में हत्या की थी कि वे उसके शव को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। आखिरकार गोलियों की खुशी के बीच मैंने शेर को अपना बोमा तक ले गया जो मेरे करीब था। जांच करने पर हमें शरीर में कम से कम 6 गोलियों के छेद मिले और पीठ के मांस पर छर्रे धसे हुए थे, जिसे मैंने लगभग 10 दिन पहले मचान के ऊपर से फायर किया था। नाक की टिप से पूंछ के नोक तक उसकी लंबाई 9 फीट 6 इंच की थी और उसकी ऊंचाई 3 फीट 11.5 इंच थी। लेकिन जैसे कि उसके साथी के मामले में हुआ था, जो कांटों के कारण त्वचा पूरी तरह से खराब हो गई थी, इसके शरीर के साथ भी कुछ वैसा ही था। दूसरे आदमखोर की मौत की खबर भी जल्द ही देश में फैल गई थी और लोग खुशी के मारे जश्न मनाने लगे थे और उसे देखने के लिए आगे आने लगे। सबसे अच्छी बात यह रही कि जो कोरी भाग गए थे वह साऊ वापस आने लगे और हमारा काम फिर से शुरू हो गया और हम फिर कभी मैन ईटिंग लायन से परेशान नहीं हुए। मेरे द्वारा 2 शेरों को मारने के बाद मजदूरों के मेरे प्रति जो बदलाव आया उसे नोटिस करना वास्तव में मनोरंजक था। मेरी हत्या करने की इच्छा रखने के बजाय, जैसा कि उन्होंने एक बार सोचा था, वे अब मेरे लिए एक सुंदर चांदी का कटोरा लाए, साथ ही हिंदुस्तानी में लिखी एक लंबी कविता भी, जिसमें सब कुछ बताया गया था, हमारे परीक्षण और मेरी हंटिंग लायंस की कहानी। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ द मैन ईटिंग लायंस ऑफ सावो की कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।